माइक्रो लेवल पे हमारी प्रोग्रामिंग होती है और वो प्रोग्रामिंग हमें बड़ी सफलता पाने से रोक रही होती है। और इनिशियली शुरुआत के फेजेस में हमारे साथ यही हुआ। हम नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे, हम सर्वाइवल के लिए काम कर रहे थे, तो जिस सफलता के लिए हम आए थे वो सफलता इनिशियली हमें नहीं मिली। वंस अगेन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ये कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम और साथ ही साथ सिद्धार्थ जी और विवेक सर का एजुकेशन सिस्टम, हम उसका पार्ट बने। वहां हमने सीखा कि माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाता है, किस तरीके से नेटवर्क प्लानिंग करनी होती है। इसके साथ ही साथ एक शानदार प्रोग्राम जो मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा, उसका नाम है VLC, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमें इवेंट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये इस कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लोगों को लगता है कि वेस्टीज की इतनी बड़ी ग्रोथ क्यों हो रही है, उस ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो है एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, इन प्रोग्राम्स का पार्ट बनने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हुई। हमने सही तरीके से सोचना शुरू किया, सही तरीके से काम करना शुरू किया। तो शुरुआत के कुछ समय को अगर हम निकाल दे, जो सफलता हमें चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन जैसे ही हम सिस्टम का पार्ट बने, आज आप जिस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, ITO का सक्सेस सेमिनार, हमारे बिजनेस का ग्रोथ का अगर सबसे बड़ा कोई क्रेडिट जाता है तो वो इस तरह की इवेंट को जाता है, राइट। सब लोग जानते हैं ITO सक्सेस सेमिनार और CNT, ये दो चीजों ने हमारे बिजनेस के अंदर फिनोमिनल चेंजेस लेकर आए। हमने सिंपल इस तरह के इवेंट का पार्ट बनना शुरू किया और अपने नेटवर्क के लोगों को इधर लाना शुरू किया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुझे समझ में आई एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे इस बिजनेस में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड और बड़े सपने देखने वाले होते हैं, और दूसरे वो जो नेगेटिव एटीट्यूड और छोटी सोच रखने वाले होते हैं। हमारा ज्यादातर टाइम ऐसे लोग खराब करते हैं जिनके सपने बड़े नहीं होते और सोच बहुत छोटी होती है। हमारे 7 बेसिक्स और 7 मिस्टेक्स जो वाली सर ने हमें सिखाए, उसके अंदर पूरी नॉलेज छिपी हुई है। दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने रहने का सिंपल फायदा ये होता है कि हमें बेसिक्स पे स्ट्रिक्ट रहते हैं और जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट रेगुलर बन जाते हैं। आप सभी लोग देखना, अपने नेटवर्क में ऑब्जर्व करना, आप बुलाते तो बहुत सारे लोगों को हो, लेकिन कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। वो अपने आप मीटिंग्स और सेमिनार में आना शुरू कर देते हैं, वो इस सिस्टम को रेगुलरली धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें मैक्सिमम समय लगाना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। हमारे 7 बेसिक्स को जो फॉलो करते हैं, हमें मैक्सिमम समय उनके ऊपर लगाना चाहिए, लेकिन शुरुआत में गलती से हमारा मैक्सिमम समय चला जाता है उन लोगों के ऊपर जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि हमें शुरुआत में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है और रिजल्ट हमें उस तरह के नहीं मिलते। सिस्टम को फॉलो करने के साथ साथ पहले साल की जो मेरी इनकम थी दोस्तों, वो थी 2,86,000 रुपए पूरे साल की। अगर मैं बात करूं तो लगभग 24,000 रुपए महीना। और ये कोई ऐसी इनकम नहीं है जिसके लिए कोई भी एक्साइटेड या मोटिवेटेड हो। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है। आप जितना ज्यादा सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे, बेसिक्स के ऊपर रहेंगे, आपकी ग्रोथ फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इनिशियली हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती। हम लोग जब 7 बेसिक्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, और सबसे पहला बेसिक हम लोगों का क्या है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। और 100% प्रोडक्ट यूज करते समय हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, महंगा या सस्ता। और आज आप अपने नेटवर्क में जब लोगों से बात करेंगे तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या है? प्रोडक्ट महंगा है, राइट। दोस्तों, मैंने शुरू में जब इस बिजनेस को शुरू किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी ये प्रॉब्लम लगती थी। ऑल्दो उस समय ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होते थे हमारे FMCG के, बट साबुन उस समय भी बहुत महंगा हुआ करता था। मुझे वो प्रोडक्ट महंगे लगते थे, इसलिए मैं सिर्फ नोनी, स्पिरुलिना और एलोवेरा यूज किया करता था, मैं बाकी प्रोडक्ट नहीं खरीदता था। विवेक सर से काउंसलिंग हुई, उन्होंने बोला कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो। मैंने कहा सर, बाकी सारे प्रोडक्ट तो मैं कैंटीन से लेके आता हूं, जानने वाले हैं, उनका कैंटीन कार्ड है, ये प्रोडक्ट मैं यूज कर लेता हूं। विवेक सर ने एक लाइन बोली जिसने हमेशा के लिए मेरे को ओपन अप कर दिया। उन्होंने बोला, राजीव, अगर तुम बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो तो बड़ी सफलता यहां मिलती है बड़े टर्नओवर से। और बड़े टर्नओवर होते हैं जब लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट 100% यूज नहीं करेंगे तो आप अपने नेटवर्क को भी नहीं बोल पाएंगे। मैंने लॉजिक सोचा, बात बिल्कुल सही थी।
जब मैं यूज नहीं कर सकता तो मैं किसी को कैसे बोल सकता हूं? उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि जो भी प्रोडक्ट वेस्टीज बनाता है वो आज के बाद आएंगे तो कहां से आएंगे? वेस्टीज से। और जब मैंने लेने शुरू करे तो मैंने टीम को बोलना शुरू किया। पहले मैं भी प्रेशर नहीं करता था। और देखो साहब, रही सस्ते और महंगे की बात, तो 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, या तो प्रीमियम, मिडिल और लो। नीचे गिरने की कोई लिमिट है नहीं। बिलीव मी, नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं है। मैं भी इंडिया टुडे की मैगजीन में पढ़ रहा था, धनिया होता ना, पिसा हुआ धनिया, उसके अंदर गधे और घोड़े की किस्मत अच्छी रही तो गधे की, घोड़े की बुरी रही तो नीचे गिरने की कोई लिमिट। लाल मिर्ची के अंदर ईंट का पाउडर मिलाया जाता है, काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। ये मैं एक सर्वे पढ़ा था इंडिया टुडे का। दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट है, अगर आप उन्हें ब्रॉडली देखेंगे, उनकी क्वालिटी है टॉप मोस्ट और उनकी प्राइसिंग है मिड सेगमेंट में। उसका रीजन है क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी लोगों को देनी है, हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है। और महंगा सस्ता साफ कुछ नहीं होता। अगर आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए ना, फिर आप ना तो उस घर में रहोगे जिस घर में रहते हो, ना वो ब्रांड यूज करोगे जो करते हो, ना उस स्कूल में बच्चों को भेजोगे जिस स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाते हो। यानी आपका ब्रांड सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जेब में कितने गांधी जी हैं। राइट? महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज लिख लीजिए, इस दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको महंगे प्रोडक्ट खरीदने की ताकत दे सके। सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको 2 साल अगर यूज कर लिया तो दुनिया की हर चीज आपके लिए सस्ती करके रख देंगे। राइट? इससे सस्ते प्रोडक्ट नहीं हो नहीं सकते। पहला बेसिक 100% प्रोडक्ट यूज किया। दूसरा बेसिक, लोगों को इसके बारे में शेयर करना है, चौड़े होकर बताना है, शर्माना नहीं है। जब शाहरुख खान को शर्म नहीं आती, अक्षय कुमार को टॉयलेट साफ करने में शर्म नहीं आती, अमिताभ बच्चन जी को साड़ी पहनने में शर्म नहीं आती, तो हमें लोगों की सेहत अच्छी करने में शर्म क्यों आए? सिंपल। हम लोग अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार जी, सचिन तेंदुलकर जी, ये जब इतनी महान हस्तियां ये काम कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे एक बार किसी कंपनी में जाके तो देखो, डाबर में के साथ, मैं तुम्हारा 20 साल का रेगुलर ग्राहक हूं, मुझे 1 महीने के लिए अपना एम्बेसडर बना दो। बनाएंगे? उनको बोलो 10-20-50 हजार रुपए ले लो, एक साबुन का ही फोटो छाप दो मेरा। बनाएंगे? इस कंपनी ने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपको अपना एम्बेसडर बना डाला, आपको वो सारे अधिकार दे दिए जो बड़े बड़े हीरो और हीरोइनों को दिए जाते। और हम इनकम, अगर मंथली इनकम की बात करूं तो लगभग 38,000 रुपए, तीसरे साल 7.5 लाख रुपए, चौथे साल 14,95,000 अगर मंथली इनकम की बात करूं तो लगभग 1.25 लाख रुपए। और दोस्तों, एक मजे की बात, जिस समय की ये इनकम है उस समय बिजनेस वाकई में बहुत टफ था। हमारे पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती थी, हमारे पास डीएलसीपीज नहीं होते थे, हमारे पास दिखाने के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं होती थी। और उस समय हम मोटरसाइकिल और पुरानी कार लेकर जाया करते थे और लोगों को मर्सिडीज और ऑडी के सपने दिखाया करते थे। हमारी मोटरसाइकिल चलती थी लहर लहर के, है ना? उसकी अलाइनमेंट तक के पैसे नहीं होते थे। आदमी कहते थे वेरी गुड, खटारा मोटरसाइकिल पे आके ऑडी और मर्सिडीज के सपने दिखा रहे हो। दोस्तों, आज आपके पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आपके पास डीएलसीपीज है, आपके पास स्टोरीज है, आपके पास सफलता है, आपके पास हर वो चीजें, इतनी बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी, इतनी ऑफर्स। अगर आप इन सिस्टम्स को फॉलो करें तो जिसे पाने में हमें 4 साल लगे, कोई बड़ी बात नहीं, आप 1 से लेकर 2 साल के अंदर इस सफलता पर पहुंच सकते हैं। 5वें साल की बात करूं तो 20 लाख, लगभग 1.25 लाख रुपए महीना। 6ठे साल की इनकम लगभग 35 लाख रुपए। और ये पीपीटी अपडेटेड नहीं है, मैं सीधे फिगर पे आ जाता हूं। लगभग 5 करोड़ रुपए में यहां से अर्न कर चुका हूं। मंथली इनकम लगभग 10 लाख रुपए प्रति महीना। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, म्यूचुअल फंड्स। छोटा सा ड्रीम है, पहला सपना था कि 1 करोड़ रुपए की एसेट बिल्ड करनी है, कंप्लीटेड। फिर दूसरा सपना 10 करोड़ रुपए की एसेट बिल्ड करनी है, कंप्लीटेड। अब अगला टारगेट है 100 करोड़ रुपए की एसेट क्रिएट करनी है, और वो भी होकर रहेगा क्योंकि हमारे साथ है वेस्टीज का शानदार सिस्टम।
इसके अलावा कुछ विदेश यात्राएं मैंने यहां से करी है। एक आम आदमी की अगर बात करें तो वो नैनीताल तक अटका रह जाता है। नो नैनीताल, नैनीताल। क्योंकि फायदा क्या है, जाने के भी पैसे मिलते हैं और आने के भी मिलते हैं। और कुछ लोगों के हिसाब से अपना बवाल 2 महीने छोड़ के भी आ जाओ, राइट। लेकिन वेस्टीज की वजह से मेरा पहला टूर था थाईलैंड, रिजवान जी के साथ, गिरी जी, और पहली बार हम लोग किसी इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर बैठे। और मैं क्या बताऊं, इंटरनेशनल फ्लाइट, ये फोटो मैंने जानबूझ के स्लाइड के अंदर लगाए हैं। इन फोटो को लगाने का उद्देश्य सिंपल इतना सा है कि आप ये फोटो देखो और आप किल्सो चलो और ज्यादा तेजी से ज्यादा प्लान दिखाओ और गोल डायरेक्टर बन के ज्यादा ट्रैवल फंड इकट्ठा करके हमारे साथ आओ, राइट। और ये जो हवाई जहाज की बात आपको बताने वाला हूं, उसके पीछे भी उद्देश्य है। हम जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे दोस्त, इनिशियली इस बिजनेस में बहुत मेहनत लगती है। और मेहनत कोई पहाड़ नहीं खोद रहा होता। हम जब लोगों के पास जा रहे होते हैं तो भरोसा दिलाने में दिक्कत आ रही होती है। शुरुआत में लोग हमारी बात को नहीं मान रहे होते हैं, और लोगों को तो छोड़ दो, हमारे घर वाले हमारी बात नहीं सुन रहे होते हैं, हमारे दोस्त हमारी बात नहीं मान रहे होते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारी बात नहीं मान रहे होते हैं। वो लोग जो हमारे सबसे करीबी होते हैं, वो दोस्त, वो रिलेटिव जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं, आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो वो आपसे दूर भागने शुरू हो जाते हैं। एक तो कह रहा था पता नहीं क्या मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लोगों को लगता है मुझे खुजली हो गई है, दमे की बीमारी हो गई है, क्या हो गया, मेरे पास कोई आने को तैयार नहीं। मैं इस गली से निकलता हूं, लोग उस गली से भाग जाते हैं। थाईलैंड गए थे मैं और गिरी जी, तो एक जादू का शो था, वहां पे उसने एक आदमी को खड़ा किया और गायब कर दिया। तो गिरी जी उस दिन मुंह में तो बोले इसमें कौन सा बड़ा जादू है, हम भी कर सकते हैं, प्लान दिखा दो किसी को। सामने बोला राजीव से पूछ के जाओ गायब हुए वाले आदमी को कैसे ला सकते हैं, वो सीखो। ये हमारा सबसे बड़ा दर्द, राइट। तो जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, इनिशियली बहुत ज्यादा इमोशनली और मेंटली हम लोग टॉर्चर्ड होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऐसे समय पर कई बार अंदर से आवाज आती है कि छोड़ यार सब कुछ, वापस चलते हो उसी प्रोफेशन में, कम से कम ऐसी टेंशन तो नहीं थी उसके अंदर। और ये थॉट हमारे शुरुआती समय में बहुत आता है। और दोस्त, मेरा पहला टूर गिरी जी के साथ में था, मुझे आज भी याद है। हम लोग बैठे हुए थे और एक बहुत खूबसूरत सी एयर होस्टेस आई है, उसने पूछा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो मैंने कहा यार 40,000 फीट की ऊंचाई पे बादलों से ऊपर शानदार तरीके से बैठे हुए हैं, इतनी सुंदर महिला आपसे आके पूछ रही है क्या ला सकती हूँ मैं आपके लिए, इससे बढ़िया जीवन धरती पे कहीं नहीं है। तो फीलिंग होती है पहली बार जब आप फ्लाइट में बैठते हो, और वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर। भाई साहब, अगर आपके फोन में ना 256 GB हो वो भी भरेंगे, 512 GB हो वो भी भरेगा, इतने फोटो खींचते हैं लोग। पहली बार वाले लोग अलग ही नजर आ जाते हैं। बोर्डिंग के टाइम पे फोटो, एयरपोर्ट के बाहर फोटो, सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे फोटो, हर लाउंज में फोटो, चढ़ते हुए फोटो, बैठते हुए फोटो, सामान रखते हुए फोटो, उतारते हुए फोटो, उड़ते की वीडियो। पहली बार वाला अलग दिख जाता है। ऐसी हम दिख रहे थे उस समय लोगों को, लेकिन वो जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं जिससे आप खेल सको, राइट। ये थाईलैंड के कुछ सीन है, समंदर के किनारे संजय यादव जी हम सब लोग मस्ती कर रहे थे। बाली सर हमारे साथ में होते हैं। मेरा अगला टूर बाली, इंडोनेशिया। बाली एयरपोर्ट पे बड़ी चौंकाने वाली बात, जब हम इमिग्रेशन करते हैं किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमारी सिक्योरिटी चेकिंग और डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो बाली सर का पासपोर्ट देख के वो सिक्योरिटी चेकिंग वाला बाली सर की तरफ देखने लगे, बाली, राइट। बाली साहब बोले मैंने अपने नाम पे एक देश बनवा रखा है। तो मैंने सबको बोला मैंने भी सीपी में एक चौक बनवा रखा अपने नाम का, राइट। ये कुछ वहां के मस्ती के फोटोग्राफ्स हैं, जल्दी से हम ये देख लेते हैं। गाला डिनर वहां का सबसे बड़ा एक्साइटिंग चीज होती है। वहां जब हम जाते हैं, मैनेजमेंट अपने फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर प्लानिंग बताते हैं। ये हम लोग वहां मस्ती करने गए थे, देखो सांप,
ये मैं जैसे ही घुसा मेरे सामने लेके आया, बोले मैंने कहा भाई पहला ट्रिप है, मुझसे दूर रहा। बोले इसके अंदर जहर नहीं है। मैंने कहा क्या भरोसा, गुंडा पे बन जाए। फिर इसने मुंह पे टेप लगा दी। मैंने कहा अब दे दे, अभी कुछ नहीं कर सकता। तो हम भी बहादुर बन गए टेप लगवा के, राइट। ये वहां हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। मेरा तीसरा ट्रिप था दुबई आबू धाबी। ये फरारी वर्ल्ड का वहां दुबई की एक दुनिया ही अलग है। दुबई और आबू धाबी, वहां गार्ड हमें बता रहे थे, जो हमारा गाइड होता है, वहां जैसे हमारे फुटपाथ पे पौधे होते हैं ना, तो वहां की जो फ्लावर्स होते हैं ना, हर 2 हफ्ते के अंदर फ्लावर चेंज हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते? बोले यहाँ के जो शेख है हेलीकॉप्टर से चलते हैं, उनके शहर में रंग बिरंगे फूल देखने की आदत है। मैंने कहा वेरी गुड, नवाबी हो तो ऐसी हो, राइट। वहां बहुत बहुत रिचनेस है वहां के लोगों के दिमाग में, और यही कारण है कि वहां प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा आती जा रही है। वहां के शॉपिंग मॉल्स, और वहां बहुत ही शानदार माहौल है। ये एहतियात टावर, वहां जहां फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग हुई थी, हमारा होटल है, वहां के शॉपिंग मॉल्स। एकता मैडम साथ में ही थी वहां पे, लीडिंग लेडी। अगला टूर बताया थाईलैंड, यहाँ भी हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मेरा अगला टूर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है इस धरती पे 2 स्वर्ग है, एक जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली बात करूं तो कश्मीर, और दूसरा यूरोप। वाकई में यूरोप बहुत खूबसूरत है, एक बार देख कर आइए जरूर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और कश्मीर भी बहुत शानदार जगह है। टच वुड, वेस्टीज बिजनेस की बदौलत मुझे वो दोनों जगह घूमने का मौका मिला, नहीं तो मैं भी नानी के चक्कर में फंसा रहता, राइट। अब में ये वहां की बात ये अलग है। शेरेटन होटल के अंदर 7 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर हमें रुकवाया जाता है। और बिलीव मी दोस्तों, वेस्टीज का जो विदेश यात्राएं होती है वो यूनिक है, उनका कंपैरिजन ही नहीं है। किसी भी देश के जो सबसे शानदार होटल्स होते हैं, वहां आपको स्टे कराया जाता है, आपका लंच, ब्रेकफास्ट, मतलब आप सोच नहीं सकते उस तरह का ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। इस दुनिया में आए तो इस दुनिया को देखें जरूर। ये जर्मनी की एक शाम हम लोग सड़क पे घूम रहे थे, रात को 7-8 बजे के आसपास का फोटो, 8 साढ़े 8 बजे दिन निकला हुआ था, अंदर के बाहर आया अंधेरा हो गया, राइट। अलग अलग चीजें, ये बाली सर, दीपक सर, कन्वर्ट सर, गाला डिनर के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, BMW का म्यूजियम हम लोग देखने गए। साथ ही साथ मेरा अगला जो ट्रिप था वो स्टार क्रूज। अगर मैं बोलूं मेरी सबसे शानदार अगर कोई ट्रिप है तो स्टार क्रूज। एक ऐसा जहाज जहां 2700 लोग आपके साथ हैं, इसके अंदर सीढ़ियां लगी हैं, लिफ्ट लगी है। अगर आप गलती से अपना कमरा भूल गए तो आधा पौना घंटा आपको दोबारा ढूंढने में लगेगा। इसी के अंदर स्विमिंग पूल है, इसी के अंदर कैसीनो है, इसी के अंदर मॉल है, रेस्टोरेंट्स है, एक अलग तरह की दुनिया। और फिर हमें अलग अलग जगह जाने का मौका मिला। जिस कंट्री से होके जाता गया वो कंट्री घूमने का मौका मिला। अगला टूर साउथ अफ्रीका, ये भी एक अमेजिंग जगह। ये देखो एयरपोर्ट पे बाली सर कैसे खड़े कंधे पे हाथ डाल के। कोई और कंपनी है जहां मालिक कैसे खड़ा हो आपके साथ में? इस बात के कोई मायने नहीं है आपके आगे कौन है, इस बात के बहुत बड़े मायने कि आपके पीछे कौन खड़ा है। और हम सबके पीछे खड़े हैं बाली सर। मैं अपने आप को थोड़ा लंबा मानता था, ये भैया आया, मैंने कहा इसके साथ फोटो खिंचवाओ, और कोई कह रहा था यहाँ का कमजोर बच्चा है। ये जिस होटल के अंदर हम रुके हुए हैं, ये वहां के राजा का महल था। ये पूरी की पूरी एक किंगडम थी, मतलब साम्राज्य था, और उसके अंदर हमें स्टे करवाया गया, हमें घूमने का मौका मिला। दोस्तों हम जो सोच नहीं सकते ना, वो वेस्टीज हमें देता है। इस बिजनेस में आने के बाद हमें बहुत मेहनत करके अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ता है। ये वहां के कुछ यादगार पल, वहां की जंगल सफारी। इसके अलावा हम लोग वहां भी गए जहां नेल्सन मंडेला जी को जेल में रखा गया था, बहुत ही शानदार जगह। और मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ होता है। और दोस्त कोरोना की वजह से अभी 10 कंट्री घूमो, अगर कोरोना नहीं होता तो 4-5 और घूम लेता। और वेस्टीज है तो इतना भरोसा है कि इस दुनिया के हर देश में घूम के जरूर आएंगे। और दोस्त लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने दिल्ली में अपना ज्यादा समय निकाला है, और जितने भी लोग हैं वो शायद दिल्ली के आसपास या दिल्ली को बिलोंग करते होंगे। एक मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए तीनों मौसम बेकार होते हैं। अगर सर्दियों की बात करें तो भाई साहब कुकड़ी बनी रहती है। गर्मियों की अगर बात करें तो पसीने पसीने ऐसे हो जाते हैं कि हेलमेट के अंदर से सफेद सफेद निशान बन जाते हैं, सड़ान आती है उसमें से। और अगर बरसात की बात करें, वरी अबाउट दैट, आप सिर्फ उम्मीद रखिए, फेथ रखिए अपने सपनों के ऊपर, अपने अपलाइन की एसोसिएशन में रहिए। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हर वो ताकत है
आज आप मोटरसाइकिल, आपकी जो पुरानी कार है, आज कैसे कैसे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और वो दिन भी आएगा जब आप अपनी ऑडी और मर्सिडीज में घूम रहे होंगे। बस विश्वास रखना, भरोसा रखना इस सिस्टम के ऊपर और अपने अप्लायंस के ऊपर। दोस्त, जब भी मैं गर्मियों में तपती दोपहरी में मेरे बाजू में कोई मर्सिडीज या ऑडी आके खड़ी होती थी, दिल से एक आह निकलती थी कि क्या मेरी भी मर्सिडीज कभी आएगी? काश ऐसा दिन आएगा जब मेरी मर्सिडीज आए। जब पहली बार सिद्धार्थ जी से मिले, उनकी मर्सिडीज देखी, सपना और जागा। फिर विवेक सक्सेना जी ने मर्सिडीज ली, उनकी मर्सिडीज चलाई, सपना और मजबूत हुआ। और दोस्तों, 2017 में वो खुशी का दिन आया जब मेरी मर्सिडीज मेरे पास थी। और एक बहुत शानदार लाइन, वेस्टीज की मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी में एक खास बात होती है। आप सड़क पे जाइए, एक नॉर्मल आदमी की बीएमडब्ल्यू, ऑडी या मर्सिडीज को नॉक कीजिए और उससे पूछिए कि ये बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज तुमने कैसे खरीदी। वो आपको नहीं बताने वाला कि कैसे खरीदी, वो शीशा ऊपर करेगा और चला जाएगा। लेकिन दोस्त, वेस्टीज की मर्सिडीज या ऑडी या बीएमडब्ल्यू ही एक ऐसी गाड़ी होती है, आप उनसे पूछिए ये गाड़ी कैसे आई, वो आपको बोलेगा पहले अंदर आके बैठो, दोस्त बनाएगा और वो रास्ता आपको बताएगा कि आपकी थैंक यू सो मच। तो दिल से जानते होंगे वो जिंदगी कितनी शानदार होती है, राइट? खेतों में खेलना कूदना, बम्बे में नहाना, भैंस की पूंछ पकड़ के तैरना, है ना? टायर चला के मस्त रहना, चप्पल घिस गई तो उन्हें काट के गाड़ी बना लेना, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी सब बच्चे सीख जाते हैं बचपन में, है ना? चोट लग गई तो गांव के बच्चे आधी जिंदगी तो आधा सब सीख लेते बचपन में। भाई अगर शहर की बात करें तो बेचारे डोरेमोन और शिनचैन में अटके पड़े, है ना? कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है। खैर, बचपन बहुत मजे से बीता गांव में। उसके बाद पिताजी की जॉब लगी तो हम दिल्ली शिफ्ट हुए, और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में फैमिली के ऊपर पीयर प्रेशर रहता है कि हमें स्टेबल भी होना है, मकान भी बनाना है और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी है। और इसी प्रोसेस में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माँ बाप का, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे माँ बाप सबको मिले। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स ने, इनफैक्ट हमारे ही नहीं, हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। मुझे आज भी याद है, उन्होंने कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, उन्होंने कभी अपने लिए कोई ड्रीम नहीं देखा। लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी थी तो पापा पैदल चल के जाया करते थे पढ़ाने के लिए स्कूल, बट हम लोगों की शिक्षा के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस किया। हर तरह के जो भी रिसोर्सेज वो दे सकते थे वो उन्होंने दिए, जिससे कि हम अच्छे से पढ़ लिख जाए और हमारी लाइफ स्टेबल हो जाए। बचपन इसी तरीके से आगे बीता, 10th हुआ, 12th हुआ। 12th होने के बाद में हर आदमी को एक ना एक दिन सोचना पड़ता है व्हाट नेक्स्ट, आगे हमें क्या करना है। मेरे सामने कुछ ऑप्शंस थे कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, सीए बनूं, वकील बनूं। 10वीं क्लास से उधेड़-बुन हर बच्चे के दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है। लास्ट में मैंने फाइनली चुना कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग डिमांड में था। ये वो समय था जब लोग साउथ से इंजीनियरिंग करने जाया करते थे। आजकल तो थोक के रेट में इंजीनियर निकलते हैं, है ना? धड़ी में बिकते हैं, अगर गांव का कोई हो तो समझ जाएगा, किलो में नहीं धड़ी में, राइट? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियर बनूंगा और मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने इंजीनियरिंग किया। और करते करते मैं अपने लिए सपने बुन रहा था कि मेरी अच्छी सी जॉब लगे, लाइफ सेटल हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जब हम 18, 19, 20 जो फेज है ना, 17, 18, 19, 20, सबसे ज्यादा सपने इंसान उसी समय में देखता है। यस और नो? तो मैं भी सपने देखता था कि बड़ी शानदार सी लाइफ होगी, बड़ी सी कार होगी, बड़ा सा मकान होगा। और फाइनली जब जॉब लगी और 1 साल नौकरी करी तो सारे सपने धरे के धरे रह गए, है ना? आपको पता है, एक आम आदमी के 2 सबसे बड़े कंफ्यूजन, पहला अच्छी नौकरी और दूसरी अच्छी बीवी। और जब उसे मिल जाते हैं तो उसे समझ में आ जाता है, राइट? मैंने जॉब करना शुरू किया, पहले 1 साल के अंदर मुझे समझ में आ गया कि बेटा तेरी लाइफ सेट हो गई है, और सेट भी सिर्फ सेट हो गई है, अब इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं अपने आप को अंदर ही अंदर कसमसाता रहता था। मैंने कहा यार ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, जितने पैसे मिलते हैं वो तो सारे के सारे 15 तारीख तक खर्च हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखना,
सैलरी आपको जितनी भी मिलेगी, आपके खर्चे उसी हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएंगे, राइट? और जितना आप सैलरी आगे बढ़ते जाओगे, उतना प्रेशर और टेंशन आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। मतलब ऐसा इस दुनिया में प्रैक्टिकली नहीं होता कि आपकी सैलरी बढ़ती चली जाए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती चली जाए। आप में से जितने लोग जॉब करते हैं, आप देख लीजिएगा, आपके जितने भी सीनियर्स होंगे या हायर ऑफिशियल्स होंगे, उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर 24 घंटे रहता है, राइट? तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहां मुझे साफ दिख रहा था अपने सीनियर से बात करके कि मैं जितना आगे जाऊंगा, मैं उतना प्रेशर में आऊंगा। थैंक यू दोस्त। इसी कंफ्यूजन में मैं चलता रहा। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, मैंने बहुत कोशिश की, इधर उधर का छोटा मोटा कुछ करने का ट्राई किया। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जॉब के साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करी होगी, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना चाहते हैं। यस और नो? यस। उसी बीच में मेरे एक मित्र ने मुझे इंदिरा गांधी रोड स्टेडियम एक इवेंट के अंदर इनवाइट किया, जहां हजारों की संख्या में लोग थे, और वो मेरा पहला इवेंट था किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में। वो एक अमेरिकन कंपनी थी, और उस समय पूरी दुनिया से उस कंपनी के जो अचीवर्स थे वो आए हुए थे। दोस्तों, इंदिरा गांधी रोड स्टेडियम में लास्ट वाली लाइन में मैं बैठा हुआ था, वो सीन मुझे आज भी याद है। पूरी दुनिया के अचीवर्स आए हुए थे, और उनका बात करने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये बात मैं कर रहा हूं 2002 की। उस समय वो लोग बात कर रहे थे मर्सिडीज, ऑडी, बेंटले, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयल्स, और कुछ लोगों के पास अपने हेलीकॉप्टर थे, कुछ लोगों के पास अपने आइलैंड थे। मैंने कहा यार, हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, और ये ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि हो या ना हो, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जरूर काम करूंगा और अपना कैरियर बिल्ड करूंगा। अगले दिन आया, जिसने मुझे इनवाइट किया था, वो उसके घर पहुंचा कि भाई मुझे ज्वाइन करवाओ, पूरी रात नींद नहीं आई। बोले यार मुझे तो समझ में आया नहीं, मैं नहीं करूंगा। सोचो मेरा स्पॉन्सर ही नेगेटिव हो गया। तो मैंने बोला किसके थ्रू जुड़ सकते हैं, तो उसने एक आदमी का नाम दिया। मैंने उसे फोन करके बिजनेस ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके काम करना शुरू किया। और पहले 6 महीने बहुत मेहनत करने के बाद एक भी कमबख्त मेरे साथ नहीं जुड़ा। एक तो ज्वाइनिंग हो जाती है, 6 महीने में एक भी नहीं। 6 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि या तो कंपनी में गड़बड़ है या मेरे अंदर गड़बड़ है। देखा तो उस कंपनी में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग थे, अपने अंदर झांक के देखा, मैंने कहा गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सब ठीक ठाक कर रहा हूं। तो समझ में ये आया कि ये जो इंडस्ट्री है हमारे देश के लिए नई है, और इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है, हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है। और आज की डेट में बहुत सारे साथी जो इस इंडस्ट्री में नए नए काम करना शुरू करते हैं, और जब वो लोगों के पास जाते हैं, इनिशियली हमारे पास नॉलेज और स्किल कम होते हैं, तो हमें जनरली रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। और ह्यूमन बीइंग्स रिजेक्शन फेस करने के लिए नहीं बने। हमारी साइकोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम रिजेक्शन को आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। और यही कारण है इस इंडस्ट्री में जो टोटल नुकसान होने की संभावनाएं हैं, वो बस इतनी सी है जिसे एक आम आदमी मैनेज नहीं कर पाता। फॉर्चुनेटली मुझे बातें क्यों समझ में आ गई, क्योंकि उस कंपनी की रेगुलर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स हुआ करती थी फिक्की ऑडिटोरियम में हर मंगलवार को, जहां इन चीजों को बहुत डिटेल में सिखाया जाता था। और मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मैं उस ट्रेनिंग का पार्ट बना रहा। तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफल होना चाहते हैं, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शुरुआती समय ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में बिताएं, क्योंकि वहां आपको एक रियल विजडम मिलती है, नॉलेज नहीं विजडम मिलती है, जो आपको इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक बरकरार रहने में मदद करेगी। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ऑल्दो मैं उस कंपनी में सफल नहीं हुआ। फिर एक इंडियन कंपनी के बारे में मुझे पता लगा, मेरे बहुत शानदार दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर रिजवान खान, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। थैंक यू। मैं स्ट्रेंज कॉन्टैक्टिंग बहुत करता था, तो एक पोस्टर चिपकाने वाले से मेरी दोस्ती हुई, और उसने मुझे रिजवान जी से मिलवाया। उन्होंने मुझे एक इंडियन कंपनी के बारे में बताया, मैंने वो कंपनी ज्वाइन की। मेरे अंदर आग थी, सपने थे। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन करके साल भर के अंदर अंदर मैंने अपनी सैलरी से ज्यादा पैसे पार्ट टाइम कमाने शुरू कर दिए। और दोस्तों वहां से रिजवान जी और हमारी बॉन्डिंग बननी शुरू हुई, और वहीं से हमारी मुलाकात हुई एक दूसरे से। मिस्टर रिजवान खान, रेहान खान, राजकुमार गिरी जी और धर्मेंद्र मान जी, और हम सब लोग उसी कंपनी में साथ में काम किया करते थे। उस कंपनी में मैंने लगभग 10 साल काम किया। ये तो पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आते हैं, बट एक सही ऑर्गेनाइजेशन,
सही एजुकेशन सिस्टम, सही प्रोडक्ट और सही प्लानिंग, ये कितने ज्यादा मायने रखते हैं, ये हमें पता लगा उस 10 साल में, जब हमने उस 10 साल उस कंपनी में काम किया। और दोस्त, एक चीज याद रखना, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं और आपकी इच्छाएं मजबूत हैं, और अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ईश्वर आपके लिए रास्ते जरूर बनाता है। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से वो कंपनी कुछ समय के लिए बंद हुई, और उस समय हम ओपन हुए वेस्टीज को देखने के लिए, और 3 साल से हम सभी के अपलाइन मिस्टर विवेक सक्सेना जी हमें फॉलो कर रहे थे। हम 5 लोगों ने वेस्टीज को देखा विवेक सक्सेना जी के द्वारा। उसके बाद सिद्धार्थ जी से मिलने का मौका मिला, बाली सर से मिलने का मौका मिला, दीपक सर से मिलने का मौका मिला, कन्वर सर से मिलने का मौका मिला, और कुछ डाउट थे इंडस्ट्री को लेकर के, क्योंकि जब आप 10 साल एक इंडस्ट्री को दें और सडनली वो कंपनी बंद हो जाए, तो सवाल अपने मन में आते हैं, राइट? तो कुछ डाउट थे, बाली सर से मिले, सिद्धार्थ जी से मिले, दीपक सर से मिले, एक एक चीज उन्होंने क्लियर की, और जितने भी सवाल थे, यकीन मानिए दोस्तों, बाली सर का विजन, मतलब हम सभी वेस्टिजियंस के पास अगर सबसे कीमती कोई चीज है, आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो वो है हमारे पास जो बाली सर का ब्रेन है, जो बाली सर का विजन है, जो बाली सर का एग्जीक्यूशन करने का तरीका है। We are very lucky, बाली सर हमारे साथ में है। आप कभी नोटिस करना बाली सर को, बहुत सिंपल चीजों को बहुत साधारण तरीके से सोच के उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कला उनके अंदर है। बाली सर से मिलने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि दोस्तों, इस इंडस्ट्री में सबसे, इस दुनिया में अगर कोई बेस्ट टू बेस्ट इंडस्ट्री है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और अगर इस दुनिया में बेस्ट टू बेस्ट कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और सारे दोस्तों 12 मार्च 2012